तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। तो अपने को राइट टू प्रॉपर्टी का ये नहीं पढ़ना अभी कि कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। बेसिकली अपना जो मेन फोकस है ना इस क्लास के अंदर वो रहेगा प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो अच्छा इतना तो आपको पता है कि ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी was provided us as fundamental rights, fundamental right, ठीक है। लेकिन इसको लेकर जो प्रोविजंस हैं वो दो अलग अलग आर्टिकल्स में थे। एक तो अपने जो सब कॉमनली जानते ही हैं आर्टिकल 31, क्यों आर्टिकल 31 सबको पता है कि आर्टिकल 31 में क्या है, अभी राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है। गारंटेड टू एवरी पर्सन वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन राइट अगेंस्ट डेप्रीवेशन ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी। ये एक्चुअल में क्या है, देखो भाई सिंपल सीधा सा है कि सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है या नहीं ले सकती। डेप्रीवेशन, ठीक है, कि सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन सकती है या नहीं छीन सकती, सरकार को इसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा। ये राइट था आपका। हिज और हर प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते थे, आर्टिकल 19(1)(f। आर्टिकल 19 में भी प्रॉपर्टी को लेकर क्या दिया गया, प्रोविजन दिया गया है। अभी उसमें क्या दिया गया, गारंटेड टू एवरी सिटीजन द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। देखो भी अगर अपने को थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज पढ़नी होती है ना, एक सिंपल सा कंसेप्ट पूछता हूं आपसे मैं, ठीक है। ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन्स को ही प्रोवाइडेड है, दोज आर ओनली प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। यार 14 कैसे हो सकता है यार, हाँ यही है क्या, एक बार अपने कंफर्म कर लेते हैं इस चीज को। हाँ भाई 15, 16, 19, 29 एंड 30। 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें आर्टिकल 31, जब आर्टिकल 31 ओरिजिनली प्रोवाइडेड था तो ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को प्रोवाइडेड होगा, दोनों को प्रोवाइडेड होगा ना भाई, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 19 जो है वो ओनली सिटीजन्स को प्रोवाइडेड था। किसको प्रोवाइडेड था, केवल सिटीजन्स को प्रोवाइडेड था, ठीक है। तो एक तो ये चीज ये हमें पता होना चाहिए कि भले राइट टू प्रॉपर्टी दो अलग अलग जगह पर दिया गया है, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव में दिया गया है, दो अलग अलग चीज़ों से रिलेट करते हैं प्रोविजंस, लेकिन एक प्रोविजन जो है वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को प्रोवाइडेड है, और एक जो था और एक जो था वो किसको, ओनली सिटीजन्स को प्रोवाइडेड था, नॉन सिटीजन्स को प्रोवाइडेड नहीं था। इसके बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978,
इसने क्या किया, इसने इन दोनों ही आर्टिकल्स को, आर्टिकल 31, ठीक है, एंड आर्टिकल 19(1)(f), दोनों को क्या कर दिया, रिपील्ड कर दिया। लेकिन इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस खत्म नहीं हुआ है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस खत्म नहीं हुआ है, इनको ट्रांसफर कर दिया गया। They are transferred to part 12th under article 300A। सो अब ये आपके एक लीगल राइट है, पहले क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अब क्या है, लीगल राइट। पहले थे फंडामेंटल राइट्स, अब क्या है, लीगल राइट्स, ठीक है। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए भी कि इससे क्या क्या चेंजेस होंगे। द राइट्स टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट हैज़ फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस, कि भाई फंडामेंटल राइट से अगर ये लीगल राइट में चेंज हो गए तो कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस आएंगी, या फिर अपने इजी वर्ड में कहें तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। सबसे पहला, इट कैन बी रेगुलेटेड, ठीक है, रेगुलेटेड जैसे कर्टेल्ड, एब्रिज और मॉडिफाइड, मतलब बेसिकली है कि इनके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज करना को या अमेंड करना, ठीक है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। तो ये कह रहा है भी इनके अंदर यहाँ जब थे ये, ठीक है, तो इनके अंदर अगर कोई भी चेंज करना होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके करना होगा, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही पॉसिबल था। अब ऐसा नहीं है, अब ये सिंपल मेजॉरिटी ऑर्डिनरी लॉ जैसे बनाए जाते हैं, उस प्रोसेस से भी क्या किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं। सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना कि ये जो है अभी जो आपका लीगल राइट बन गया, ये आपको एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो क्या करते हैं, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अभी भी, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन से आपको नहीं बचा रहे। मतलब सरकार जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से कोई लॉ बना सकती है और उस लॉ के थ्रू आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, सरकार एग्जीक्यूट कर सकती है। ठीक है, तो सरकार के लिए लॉ बनाना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि ऐसा लॉ जो है वो सिंपल मेजॉरिटी जैसे ऑर्डिनरी लॉ बनाए जाते हैं उससे बनेंगे। तीसरा है, इन केस ऑफ वायलेशन, भाई सीधी सिंपल सी बात है, जब ये फंडामेंटल राइट थे और इनका वायलेशन होगा तो आपको कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, आर्टिकल 32 प्रोवाइड कर रहा था। हालांकि 226 भी कर रहा था, लेकिन आप आर्टिकल 32 का सीधा यूज़ करके कहाँ पहुँच सकते थे, सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकते थे। ऐसा अब नहीं है भाई, अब आपको प्रोटेक्शन केवल 226 प्रोवाइड कर रहा है और आप केवल और केवल हाई कोर्ट जा सकते हो। और अपने ने बात की थी भी, हाई कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ पर आपको जो एक गारंटी मिलती थी किसकी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट की, वो गारंटी अब आपकी ख़त्म हो गई है भाई। नो गारंटी राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। और यहाँ पर आपका देखो भाई, जब तक ये फंडामेंटल राइट था तब आपको गारंटी के साथ कंपनसेशन मिलता, अब आपका ये कंपनसेशन वाली जो गारंटी है वो भी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई, वो भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये है भी कि प्रेजेंट सिनेरियो जो है राइट टू प्रॉपर्टी का, ठीक है, ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी जो थी उससे रिलेटेड प्रोविजंस जो थे वो आर्टिकल 31 में और 19(1)(f) में दिए गए थे। इसमें ये दिया गया था, इसमें ये दिया गया था, इसमें था राइट अगेंस्ट डेप्रीवेशन ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी, एंड इन 19(1)(f) इट वाज गिवन एज राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ये सरकार को कुछ करने से रोक रहा है और ये आपको कुछ एक राइट प्रोवाइड कर रहा है कि आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो प्रॉपर्टी को। ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को था, ये केवल सिटीजन्स को था। ठीक है, 44th ने ये चीज़ कहानी चेंज कर दी, इसने यहाँ से दोनों को हटा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, पार्ट 12 में भेज दिया, पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में, और ये फंडामेंटल राइट्स आपके क्या बन गए, लीगल राइट्स बन गए। और जब ये फंडामेंटल राइट्स से लीगल राइट्स बने तो भाई क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। तो सबसे पहले अपने ने पॉइंट बोला भाई कि अब इनको क्या करना, कर्टेल करना या अमेंड करना सरकार के लिए क्या हो गया, इजी हो गया। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है
कि लीगल राइट बन गए, तो अब इनको अमेंड करने के लिए हमको ठीक है भाई, ये किससे हो सकते हैं? ऑर्डिनरी लॉ से हो सकते हैं, ये ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस से हो सकते हैं, सॉरी। सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा था भाई, इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेशन एक्शन, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्शन है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो मिलता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन मिलने का क्या मतलब अभी बात करेंगे अपने, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं मिलता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना भी। एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब है कि सरकार जो ना, अभी भी स्टिल सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी पहले भी ले सकती थी, सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी अभी भी ले सकती है, ठीक है। बस दिक्कत क्या है कि सरकार को अगर पहले लेनी होती तो कोई लॉ बनाने के लिए उसे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, चेंज करने के लिए क्या चाहिए थी? स्पेशल मेजोरिटी। अभी वो सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है, लेकिन बिना लॉ बनाए हुए तो अभी भी नहीं ले सकती सरकार। कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब केवल एक साइन करवा कर एक ऑर्डर क्लियर कर दे, जैसे नोटबंदी की थी, वैसे नहीं कर सकती कि सरकार ने एक ऑर्डर पास किया और प्रॉपर्टी क्या ले लेगी, सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले लेगी, नहीं। सरकार को अभी भी कानून तो बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? लॉ तो बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। और ये लॉ जो है वो किससे बन जाएगा? सिंपल मेजोरिटी से। तीसरी बात करते हैं भाई, इन केस ऑफ वायलेशन, भाई सीधी सिंपल सी बात है, जब तक ये फंडामेंटल राइट थे तब तक आपको जो प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 32 से ही मिल रहा था और 226 से मिल रहा था। अब ये लीगल राइट बन गए तो अब ओनली 226, तो ये जो देता था, ये गारंटी देता था सुप्रीम कोर्ट को, ये केस लेना ही पड़ेगा। यहां अब ये विदाउट गारंटी हो गए। अगला है नो गारंटी राइट टू कंपनसेशन। एक आपसे सरकार आपकी प्रॉपर्टी लेगी तो पहले कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या थी? बाउंड थी। अब नो गारंटी फॉर कंपनसेशन। अब अपने एक लास्ट चीज करते हैं अभी, जो राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर आपको प्रेजेंट सिनेरियो में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है वो आपको पूरा अच्छे से दिमाग में क्लियर कर देगी। क्या कर देगी? ध्यान से सुनना भी। अभी भी दो ऐसे केसेस हैं, कितने? दो, ठीक है। तो भाई ध्यान से सुनना, दो द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर पार्ट थर्ड, दो द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर पार्ट थर्ड हैज been abolished, the part third still carries two provisions which provide for the guarantee right to compensation। अभी भी पार्ट थर्ड में, ठीक है भाई, कितने? ठीक है भाई, द पार्ट थर्ड स्टिल कैरीज टू प्रोविजंस। कितने? टू प्रोविजंस। और ये टू प्रोविजंस किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? गारंटी फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ
एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर है भाई? तो दो प्रोविजन है, तो दो कहां कहां है अपने को ये पता होना चाहिए। एक है आर्टिकल 30 में और एक आर्टिकल 31A में। वन इज गिवन इन आर्टिकल 30 एंड द अदर वन इज आर्टिकल 31A। दिमाग में लिया हो भी, आर्टिकल 30 और 31A क्या है। 30 क्या है भी? माइनॉरिटीज़ का है, क्या ओपन करने का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने का, ठीक है भी। और 31A क्या है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड किया गया था, इतना तो ध्यान है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया था। इसके अंदर थे सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, और इसमें बोला गया था भी कि 5 चीजें हैं, ऐसे 5 प्रोविजंस हैं जिनको लेकर सरकार अगर कोई एक्ट बनाती है तो वो कौन से आर्टिकल्स जो है उनका वायलेशन कर सकती है। 14 और 19 का, 14 और 19 का, उसमें से सबसे पहला, उनमें से सबसे पहला प्रोविजन क्या था? एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, याद आ रहा है? तो अब देखते हैं भी क्या है भी। व्हेन द स्टेट एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको गारंटी के साथ कंपनसेशन देना पड़ेगा। व्हेन ए स्टेट, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी, ठीक है, एक्वायर acquires property of minority educational इंस्टीट्यूशन, तो उसे गारंटी के साथ क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज जो है ना वो शुरू से नहीं थी भी, इसको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ऐड किया था भाई। अब 44th को आप ना इस तरीके से याद कर लो कि 44th ने क्या किया है। 44th ने, ठीक है, आर्टिकल 31 और 19(1)(f को रिपील्ड कर दिया, इन राइट्स को ट्रांसफर कर दिया कहां पर? पार्ट 12 में, अंडर आर्टिकल 300A इनको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया, एंड साथ साथ आर्टिकल 30 के अंदर स्टिल कंपनसेशन की गारंटी का एक क्लॉज ऐड कर दिया, ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। क्लियर है? अब 31A में आते हैं भाई। इसमें जो पहला पॉइंट था वो क्या था अभी? जब स्टेट क्या करती है? एक्वायर एस्टेट्स, अब यहां देखना भी, यहां पर क्या इन्होंने ऐड किया, नया प्रोविजन इसमें बाद में जुड़ा, ये शुरू से नहीं था। व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द लैंड हेल्ड बाय ए पर्सन, सिंपल सीधी सी बात है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर रही है? स्टेट एक्वायर कर रही है, ठीक है। व्हेन द स्टेट एक्वायर द लैंड हेल्ड बाय ए पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टीवेशन, जो उसके पर्सनल कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी कर रहा है, वहां पे वो खेत की जमीन है, उसको क्या कर रहा है? वो खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है। अंडर हिज पर्सनल कल्टीवेशन एंड द लैंड इज विद इन द स्टैच्यूरी सीलिंग लिमिट्स,
विद इन द, भाई स्टैच्यूरी सीलिंग लिमिट क्या होती है? सीलिंग से क्या समझते हो आप? भाई एक नहीं नहीं, एक पर्सन जो होता है ना वो, सिंपल सीधी सी बात है, एक लिमिट तक ही प्रॉपर्टी रख सकता है। आप अनाप शनाप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। हाँ, तो वो जो पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी है, वो वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहा है और उसके पास उतनी ही प्रॉपर्टी है जितनी एक पर्सन रख सकता है। ठीक है, उसने सरकार से कुछ छुपा नहीं रखा। तो जब ये हो गया, सरकार ने जांच कर ली भी इसके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास जितनी प्रॉपर्टी हो सकती है उस लिमिट के अंदर ही है ये प्रॉपर्टी, तो अब सरकार को विद गारंटी क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि इन प्रॉपर्टीज़ को ले नहीं सकती, ले तो पहले भी सकती थी जब ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था प्रॉपर, तब क्या होगा, कंपनसेशन प्रोवाइड करना विद गारंटी जरूरी था। अब जरूरी नहीं है, लेकिन इन दो केसेस में अभी भी जरूरी है। ठीक है, ये 44 से ऐड हुआ, और ये भी मैंने कहा कि ये भी शुरू से नहीं था, ये ऐड हुआ भी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 से। सेवनटीन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964। और अब आप यहाँ पे एक एक पॉइंट को ध्यान से सुन लेना कि राइट टू प्रॉपर्टी का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो वाज गिवन थ्रू 2 आर्टिकल्स या प्रोविजंस रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी वर गिवन इन 2 डिफरेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 31 राइट अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी। ठीक है, it was given to both citizens and non-citizens. Article 19(1) F right to acquire, hold and dispose of property, it was given only to citizens, पहली चीज। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 44th अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ये सिनेरियो चेंज कर दिया। इसने यहाँ से इसको रिपील्ड कर दिया और साथ साथ में इनको ट्रांसफर कर दिया। These provisions are transferred to part 12th under article 300A। ठीक है, नाउ दे आर बिकम लीगल राइट। तो फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में चेंज होने से क्या चेंजेस हुए? तो सबसे पहला तो ये हुआ कि अब कि पहले इनमें कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पॉसिबल था, अब जरूरी नहीं है, अब ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस सिंपल मेजोरिटी से ऐसा पॉसिबल है भाई। दूसरी चीज, प्रोटेक्शन जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो अभी भी है। सरकार एग्जीक्यूटिव एक्शन, केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन से आपकी जमीन नहीं ले सकती, सरकार को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लॉ बनाना पड़ेगा। मतलब लॉ से आपको प्रोटेक्शन नहीं है, और लॉ बन जाएगा किससे? सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, वॉयलेशन के केस में पहले आप आर्टिकल 32 और 226 दोनों आपको क्या देते थे? प्रोटेक्शन देते थे, और 32 विद गारंटी देता था। लेकिन अब ये लीगल राइट है तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है केवल 226 से, लेकिन विदाउट गारंटी। कंपनसेशन पहले गारंटी के साथ मिलना जरूरी था, अब मिलना जरूरी नहीं है अभी। ठीक है, और लास्ट चीज कि लेकिन अभी भी पार्ट 3 के अंदर 2 ऐसे प्रोविजंस है जिसमें कंपनसेशन विद गारंटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दो में से किसी एक सिनेरियो में आते हो तो। आर्टिकल 30 व्हेन ए स्टेट एक्वायर्स ए प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इट वाज एडेड बाय, दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, एंड आर्टिकल 31A व्हेन स्टेट एक्वायर्स एनी स्टेट्स, उसके अंदर क्या है? व्हेन द स्टेट एक्वायर्स ए लैंड हेल्ड बाय ए पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टीवेशन एंड द लैंड इज within the statutory ceiling limit, and this provision was added by 17th Constitutional Amendment Act 1964। ठीक है भाई, तो ये आप रट्टा मार लेना बस।